हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2016 में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बाकी के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार को, अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, विपर्यय चिंतन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य कारण को। तो एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि इस कार्य को पहले कर चुकी है और उसे इस बात का ज्ञान है, इसलिए ये जो है कार्य कारण को की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शंस है मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तपरकता, प्रकार और मात्रा, या फिर आकार और किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। और जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, तथा डी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तो ऐसा भाषण देना जिस भाषण से शिक्षार्थी प्रेरित हो, वो आधारभूत सहायता का उदाहरण है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी है परिपक्व होने से, सी है अनुकरण से, तथा डी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से। तो वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों यानी वयस्क यानी कि बड़े तथा समवयस्क यानी अपने उम्र के साथ विद्यार्थियों के साथ परस्पर किया होता है, तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण तथा नैतिक विकास के चरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण के सिद्धांत को दिया है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है। वे 3 चरण हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर कहा जाता है। दूसरा है परंपरागत स्तर, जिसे रूढ़िगत नैतिक स्तर कहा जाता है। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शंस है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो ये तो गलत ऑप्शन है, बच्चों को रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है। बी है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो ये भी गलत है।
सी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तथा डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे पता चलता है कि शिक्षा बाल केंद्रित है, न कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि है, ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, सी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता तथा डी है एक विशिष्ट योग्यता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो बुद्धि जो होता है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। तो बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजता पूर्वक किया जा सकता है, अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील तथा निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अति संवेदनशील। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन यानी कि पहले का बचपन जो है वो अति संवेदनशील काल होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचायक है, बी है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तो ये भी गलत है, सी है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, तथा डी है लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सही होगा ऑप्शन सी लड़के लड़कियों में भेदभाव को रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो। तो यह जो टिप्पणी है यह लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकलन। ऑप्शन है बच्चों को लेबल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, बी है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, और सी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना है, डी है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो ये भी गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना आकलन कहलाता है। तो आकलन एक ऐसी प्रक्रियात्मक गुण है जिसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो ये तो गलत है, बच्चों को योग्यता के अनुसार अलग नहीं करना चाहिए। बी है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है। सी है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तथा डी है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है, सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत बच्चों में प्रत्येक तत्व समाहित हो सकता है, और कक्षा कक्ष शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ये तो निगेटिव है, बी है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। तो ये भी निगेटिव है,
डी है उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो ये भी निगेटिव है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। तो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्यतः समस्या यह होती है कि वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं या समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी के पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध करना चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधियों जैसे कि खेल, परिचर्चा, वाद विवाद आदि में शामिल करना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स, बी है अपमानजनक व्यवहार, सी है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, तथा ए और बी ये दोनों ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना और शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। तो अधिगम नियोग्यता की पहचान है कि बच्चे जो है वे शब्दों को सही तरह से समझ नहीं पाते तथा शब्दों को सही तरह से लिख नहीं पाते। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरीके से न लिख पाना बच्चे की अधिगम नियोग्यता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। इसके ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बी है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, तो ये तो निगेटिव ऑप्शन है। सी है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी गलत है। डी है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे विशेष प्रावधान देना चाहिए और उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को विशेष स्कूल में दाखिला देने की जरूरत नहीं होती है, बस उनके लिए विशेष प्रावधान कर देने चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से वो बच्चा कर सके। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सीखना। ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, बी है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सी है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, तथा डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना जो है ये सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीखना वह क्रिया है जिससे बच्चे के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है और यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है। यानी कि यह जो क्रिया है वो बच्चों के संवेगों से प्रभावित होती है क्योंकि बच्चे जो है इनकी रुचि पर ही ये निर्भर करता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।